जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री का गंदा घिनौना देशद्रोही चेहरा सारे देश के सामने आ गया। उन्होंने अपनी केंचुल उतार फेंकी और अपने असली रंग में, असली रूप में सामने आ गए। मैंने इस आदमी को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त समझता था। मैं समझता था कि ये चाहे कुछ हो जाएगा, देश के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करेगा, राष्ट्र के खिलाफ ये आदमी कभी नहीं जाएगा। मैं इसको इतना बड़ा राष्ट्रवादी समझता था और मुझे आज कल पता चला कि मेरी कितनी बड़ी भूल हुई मुझसे कि मैं एक भेड़िए को जो है गाय समझता रहा। कल तब होशियारपुर के एक फंक्शन में इसने कहा कि पंजाब के किसानों को पंजाब में एजुटेशन नहीं करना चाहिए और इससे हमारी देश की, हमारे राज्य की, पंजाब की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर आपको एजुटेशन करना है तो हरियाणा में जाइए, दिल्ली में जाइए। मतलब पंजाब में उत्पात मत मचाओ, पंजाब में अपना एजुटेशन मत करो, हरियाणा में जाओ। पंजाब की इकोनॉमी को बर्बाद मत करो, हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करो, दिल्ली की इकोनॉमी को बर्बाद करो, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करो, पंजाब को बख्श दो। सब ये कल इन्होंने होशियारपुर में एक ये सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की नींव आधारशिला रखने गए थे, वहां पे उन्होंने ये बयान दिया। इन्होंने कहा कि साहब पंजाब में पिछले 1-1.5 साल से 113 जगहों पर ये किसान आंदोलन चल रहा है और तो कहते हैं यहाँ पे आंदोलन मत करो, हरियाणा में जाके करो। पंजाब की इकोनॉमी को बर्बाद मत करो, हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद कर दो। उससे हमें हरियाणा फूंक डालो पूरा, उससे हमें मतलब नहीं है, पंजाब को मत टच करो। तब ये कल उन्होंने बयान दिया है। और जहाँ तक पंजाब की बर्बाद इकोनॉमी की बात कर लेते हैं साहब, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। पंजाब में आप कहीं भी चले जाओ तो पंजाब में सिर्फ एक खबर मिलती है, पिछले 15 सालों से तो मैं देख रहा हूं कि पंजाब में हमने आज तक कोई नई इंडस्ट्री लगती नहीं देखी। हाँ, जो इंडस्ट्री पहले से थी वो बर्बाद हो गई, बंद हो गई। पंजाब से उठ के हरियाणा में चली गई, पंजाब से उठ के रायपुर छत्तीसगढ़ चली गई, बिहार चली गई, यूपी चली गई, हिमाचल चली गई, J&K चली गई। पंजाब में नहीं रहता कोई इंडस्ट्रिस्ट, कोई रहना नहीं चाहता। जो पुरानी चल रही हैं उनको नहीं चलाना चाहता, नहीं तो खैर क्या लगाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज, तुम्हारे लड़के तो लगाएंगे नहीं इंडस्ट्री। पंजाब का तो लड़का 12वीं करते ही जो है वो स्टूडेंट वीज़ा लेके कनाडा में पढ़ने चला जाता है और वहाँ जाके ट्रक चलाता है, टैक्सी चलाता है, होटलों में प्लेटें धोता है। उसको इंडस्ट्री नहीं लगानी। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा लड़का तो जी कनाडा जाएगा, कनाडा का सिटीजन हो जाएगा। आप आगे पंजाब में बाहर से, मतलब दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, यूपी वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले आके पंजाब में इंडस्ट्री लगाओ। साडा मुंडा ते जी कनाडा जाऊगा, जे इंडस्ट्री लानी तुसी ला लो इत्थे। अच्छा, इंडस्ट्री के लिए ज़मीन आप देंगे नहीं, बिजली आपके पास है नहीं, पंजाब में सबसे ज़्यादा महंगी आप बिजली देंगे, फिर कहते हैं साडे इंडस्ट्री नहीं लगती कोई, साडा तो बेड़ा गर्क हो गया, साडी इकोनॉमी खूच वड़ गई, कुएं में घुस गई साहब आपकी इकोनॉमी। पिछले 1.5 साल से आप 113 जगह जो है एजुटेशन कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अडानी और अंबानी। अडानी ने सब एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया, लुधियाना के बगल में एक गांव है किला रायपुर। अगर आपको याद हो, ये किला रायपुर वही है जहां वो रूरल ओलंपियाड नाम का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ करता था, जहां पे रूरल स्पोर्ट्स हुआ करती थी। अब तो खैर पुरानी ग्लोरी ख़त्म हो गई, हालांकि नाम मात्र का अब भी होता है। तो वहाँ पे साहब ये अडानी साहब ने एक लॉजिस्टिक पार्क बनाया था। लॉजिस्टिक पार्क मतलब जहाँ पे वो बड़े बड़े कंटेनर आके उतरते हैं। तो आज से करीब मैं आपको 5, 7, 8 साल पुरानी बात बताता हूँ। जब सुखबीर बादल
बादल साहब की गवर्नमेंट थी और सुखबीर बादल प्रदेश को चला रहे थे, तो एक बार सुखबीर बादल से पूछा गया कि आपके प्रदेश में कोई नई इंडस्ट्री तो आ नहीं रही और जो पुरानी है वो भी उठ के जा रही है। तो सुखबीर बादल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि साहब बात यह है कि पंजाब इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट। पंजाब जो है वो घिरा हुआ है चारों तरफ ज़मीन से, और पंजाब को कोई पोर्ट, कोई समुद्र या कोई पानी वाली नेविगेशन, जल मार्ग नहीं लगता है। इसलिए हमको अपना कोई भी सामान एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने पंजाब में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाई और उसको अपना माल दुबई भेजना है, उसको अपना माल कनाडा भेजना है, तो कैसे भेजेगा? पहले यहाँ से गुजरात भेजेगा, फिर गुजरात में ना शिप पे लोड करेगा और फिर वो जाके दुबई जाएगा या कनाडा जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि वी आर ए लैंडलॉक्ड स्टेट और हमारे पास पोर्ट्स नहीं है। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा है कि सबसे पहले तो हमें जो हमारा जो मोहाली का एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाए, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया जाए, जिससे हम कम से कम यहाँ से इंटरनेशनल कार्गो सर्विस तो शुरू कर सकें। उसके अलावा इनलैंड कार्गो मूवमेंट के लिए हमारे यहाँ ड्राई पोर्ट्स बनाई जाए। ड्राई पोर्ट्स मतलब बनाए जाए मतलब मान लीजिए गुजरात से हमको अपना सामान शिप के ज़रिए भेजना है, तो यहाँ से हमारे पास एक ऐसी ट्रेन सर्विस हो जिसमें हम अपने कंटेनर्स एक मालगाड़ी पे लाद दें, फिर वो जाके मुंद्रा पोर्ट या किसी पोर्ट पे चली जाए और वहाँ से फिर एक्सपोर्ट हो जाए हमारा सामान। तो उसके लिए हमको लॉजिस्टिक पार्क चाहिए, बड़े बड़े कंटेनर जहाँ से हम लोड कर सकें, चढ़ा सकें, उतार सकें। तो इस प्रकार के बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क्स पंजाब में बनाए गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा फिल्लौर, जब आप जलंधर से लुधियाना जाते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है फिल्लौर, छोटा सा कस्बा है। फिल्लौर में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क है। उसके बाद और आप आगे आए तो ढंडारी कला में है, लुधियाना से आगे बाहर निकलते ही। उसी तरह लुधियाना के बगल में ये किला रायपुर था। तो साहब आपका जो ये जो किसान आंदोलन था ना, इसलिए क्या किया कि साहब किला रायपुर में अडानी के लॉजिस्टिक पार्क के सामने धरना दे दिया और वो धरना 8 महीने तक चलता रहा। उनका गेट जाम कर दिया, कोई ट्रक ना उस पार्क के अंदर जा सकता था ना आ सकता था। तो उस पार्क का पूरा काम धंधा ठप हो गया। तो सारा एक्सपोर्ट आपका बंद हो गया। किसका बंद हुआ? पंजाब का एक्सपोर्ट बंद हुआ। वो जो लॉजिस्टिक पार्क था किला रायपुर वाला, वो किसको सर्व कर रहा था? पंजाब की इंडस्ट्री को सर्व कर रहा था। तो साहब आपने अपनी ही इंडस्ट्री का गला घोट दिया अडानी का लॉजिस्टिक पार्क को, उसके सड़क को जाम करके। अडानी ने 8 महीने इंतज़ार किया और अंत में पिछले महीने की बात है, अडानी ने बोल दिया कि साहब बाज आए ऐसे मोहब्बत से, ये रखो पानदान अपना। उनने साहब आपका पानदान आपके पास रखा, बोला भैया बहुत हुई मोहब्बत, हम जा रहे हैं, हम गुजरात में बिज़नेस कर लेंगे, हमें नहीं करना पंजाब में आपका बिज़नेस। साहब अडानी साहब ने लॉजिस्टिक पार्क बंद कर दिया। अब एक लॉजिस्टिक पार्क में क्या होता है कि साहब वो अकेला किला रायपुर का जो लॉजिस्टिक पार्क है लोकल 4500 फैमिलीज़ को रोजगार देता था। 4500 जॉब्स वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस फार्मर्स एजिटेशन, अकेले किला रायपुर के इलाके में। क्यों? वहाँ हज़ारों की संख्या में क्रेन्स चलती हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ काम करते थे। हज़ारों ट्रक्स वहाँ आते थे और जाते थे। वहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के काम करते थे जिनकी सैलरी 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए महीना थी, जो मैनेजरल जॉब्स करते थे। उसके बाद हज़ारों ट्रक्स को वहाँ से बिजनेस मिलता था। जो ट्रेन से क्रेन उतारने के लिए एक बहुत बड़ी क्रेन चाहिए होती है, जो कंटेनर उतारने के लिए, वो क्रेन चलाने का जो ऑपरेटर होता है ना, क्रेन ऑपरेटर, उसकी सैलरी होती है साहब 30 से लेकर 40,000 रुपये महीना। ऐसे हज़ारों क्रेन ऑपरेटर्स अकेले किला रायपुर में जॉब करते थे। आपने साहब अपना किसान एजिटेशन 8 महीने किया, तब अडानी साहब का लॉजिस्टिक पार्क बंद हो गया, 4500 लोगों की नौकरी चली गई, आपका लॉजिस्टिक पार्क बंद हो गया। तब नुकसान किसका हुआ? अडानी साहब का नुकसान हुआ? नहीं सर, पंजाब का नुकसान हुआ, पंजाब की इंडस्ट्री का नुकसान हुआ।
पंजाब में 4500 लोगों की नौकरी चली गई, उन लोगों की जो 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया महीना कमा रहे थे उस लॉजिस्टिक पार्क की वजह से। पंजाब की हज़ारों इंडस्ट्रीज जो छोटी छोटी अभी भी बची हुई हैं, जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जलंधर में एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वॉल्व्स बनाने की, उसके बाद स्पोर्ट्स की एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो सारा वॉल्व्स तो 90% वॉल्व जो हैं वो यूरोप में एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो सारा उसी पार्क से जाता था ना। आपने वो पार्क बंद कर दिया। आज की तारीख में अब जलंधर वाले अपना माल यूरोप कैसे भेजेंगे? जलंधर का जो फुटबॉल और बैट बनता है वो कैसे जाएगा यूरोप? आपने तो अपना लॉजिस्टिक पार्क बंद कर दिया। लुधियाना में इतनी बड़ी होजरी की इंडस्ट्री थी, हालांकि पिछले 15 सालों में यार्न बनाने की और पूरी जितनी भी यूनिट्स थी, होजरी की सारी यूनिट्स उठ के या तो तिरुपुर तमिलनाडु चली गई, या फरीदाबाद चली गई, या गुड़गांव चली गई। सर आपको पता है अकेले गुड़गांव का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 54,000 करोड़ रुपए है, और पूरे पंजाब का कितना है? 12,000 करोड़। सर जितना पूरा पंजाब मिलकर जीएसटी इकट्ठा करता है ना, उसका 3 गुना तो अकेले गुड़गांव करता है। ये है आपकी इकोनॉमी की पोजीशन। और जो थोड़ी बहुत बची है उसका बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं साहब, ये पंजाब एजिटेशन के नाम पे। हर 10 साल बाद आपका खालिस्तान का जन जो है बोतल से बाहर निकल आता है। जब चाहो अब आप तलवारें लेके सड़क पे आ जाते हैं साहब, आपको खालिस्तान चाहिए, भारत में आपको रहना नहीं है। इससे सर बाहर जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है उसको क्या मैसेज जाता है कि यार ये तो बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है, यहाँ तो कब खालिस्तान का जन बाहर निकल आएगा, कब हमारी इंडस्ट्री के बाहर धरना दे देंगे, कब आप जियो का टावर उखाड़ देंगे, कब आप जो जियो का टावर उखाड़ के उसका जनरेटर जो है किसी गुरु घर में पहुंचा देंगे। आपने तो बचाया ना, कोई बाहर से सिंगापुर हरियाणा वाला तो कोई नहीं गया ना जियो का टावर उखाड़ने। तो सर भाई पिछले 1.5 साल से रिलायंस का एक भी स्टोर पंजाब में काम नहीं कर रहा, तो आपने अडानी, रिलायंस और दुनिया के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मैसेज दिया कि पंजाब बिजनेस करने के लिए मुआफिक स्टेट नहीं है, यहां पर कभी भी आपका बिजनेस कुछ गुंडे आके बंद करा सकते हैं। तो सर ऐसे में कौन आपके यहां इंडस्ट्री लगाने आएगा? आप बताइए। सर आपको पता है, मैं पंजाब वालों को मुखातिब हो रहा हूं कि पिछले 15 सालों में यूपी में कितने एक्सप्रेसवेज बने हैं और कितने अभी और बन रहे हैं? सर यूपी में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा के एक्सप्रेसवेज बन के तैयार हैं और लगभग 2 से 3 हज़ार किलोमीटर के नए बन रहे हैं। 8 एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं जिन पे काम लग चुका है, मतलब जिन पे बाकायदा मिट्टी फेंकी जा रही है, टेंडरिंग हो चुकी है। जमीन एक्वायर तो आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले हो गई थी। 5 ऐसे एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं, 3 बन के तैयार हैं और 2 का प्रपोजल चल रहा है। मतलब अकेले यूपी में 10 से ज़्यादा एक्सप्रेसवेज होंगे अगले 3 सालों में। सर पंजाब में पिछले 15 सालों में कितने एक्सप्रेसवे बने? एक भी नहीं बना। आपकी पंजाब की जो लाइफलाइन है ना, वो एक रोड है NH, जो कि दिल्ली से पानीपत करनाल होता हुआ, अंबाला होता हुआ, लुधियाना होता हुआ अमृतसर तक जाता है और वही आगे पठानकोट जाता है, जम्मू जाता है। सर वो पहले 4 लेन हुआ करता था और 1980s में, अर्ली 90s में वो एफकॉन पॉलिंग्स नाम की एक कंपनी ने 4 लेन बनाया था 1990 में। सर आज तक आप उसी एक 4 लेन से, सिंपल 4 लेन से काम चला रहे थे, और आज से 15 साल पहले सरदार जी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उसको 6 लेन बनाने का, पानीपत से लेके जलंधर तक 6 लेन करने की शुरुआत की थी 15 साल पहले। मतलब नया रोड नहीं बनाना था, 4 लेन में सिर्फ 1 लेन जोड़नी थी, 6 लेन। सर उसको बनाने में आपके पंजाब में 15 साल हो चुके हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? जमीन के इतने झगड़े, इतने ज्यादा लिटिगेशन थे। पंजाब का किसान कहता है सारा डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, सब कुछ चाहिए, जमीन मैं नहीं दूंगा। तो सर हाईवे रोड पे हवा में बनेगा, इंडस्ट्री का हवा में लगेगी। अभी सर पंजाब में से होता हुआ एक इन्होंने, गडकरी जी ने एक एक्सप्रेसवे प्रपोज किया है जो कि एक नए एलिवेशन से
दिल्ली से कटरा तक जाएगा। अभी पीछे जब किसान आंदोलन हो रहा था तो आपका हर गबरू जुबान एक ही बात कहता था, असी नहीं देनी अपनी ज़मीन, असी नहीं देनी अपनी ज़मीन। मत दो साहब, अगर आप नहीं देंगे तो पंजाब में एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा, यूपी में तो बनेगा ना। तो सर जहाँ एक्सप्रेसवे बनता है ना, वहाँ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनती है, वहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 6 लाख करोड़ का सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और दुनिया भर की कंपनियां आके वहाँ अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं, और बुंदेलखंड जैसे एकदम पिछड़े इलाके में। सर जहाँ एक्सप्रेसवे बनेगा वहाँ इंडस्ट्री आएगी। आप मत बनाओ, आप मत दो ज़मीन अपनी। आपकी ज़मीन बहुत कीमती है, और लोगों की तो खैर मुफ्त की आती है ना। और कोई किसान तो है नहीं, सिर्फ पंजाब में किसान है, और देश में बाकी किसान थोड़ी ना है। और पंजाब में भी सिर्फ जट सिख किसान है, और कोई किसान थोड़ी ना है। हरियाणा में भी जो आंदोलन कर रहा है उठा के देख लीजिए। करनाल में जो आंदोलन था वो कौन लोग कर रहे थे? हरियाणा के जट सिख कर रहे हैं। हरियाणा का जाट नहीं आंदोलन कर रहा, ये जट सिखों का उत्पात है, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। तो साहब आपका चीफ मिनिस्टर कहता है कि यहाँ उत्पात मत करो, हरियाणा में जाकर उत्पात करो। हमारे प्रदेश की इकोनॉमी मत बर्बाद करो, हरियाणा की बर्बाद कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है। सर आप हरियाणा को अपना छोटा भाई कहते हैं, पर उसको हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। सतलुज यमुना लिंक कनाल जो है वो आप नहीं बनने देंगे। भाखड़ा का पूरा पानी आपको चाहिए। क्यों? हम अपना पानी क्यों दे साहब हरियाणा को? पंजाबियों को तो ये भी नहीं मालूम कि भाखड़ा में पानी भैया कहाँ से आता है? हिमाचल से आता है। हिमाचल वाला पानी आपको चाहिए, पर पंजाब वाला पानी आप हरियाणा को नहीं देंगे, राजस्थान को नहीं देंगे, दिल्ली को नहीं देंगे। हाँ, हिमाचल से पानी ले लेंगे। सर भाखड़ा की जो पूरी झील है वो कहाँ बनी हुई है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बनी हुई है। बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। वो सारा का सारा पानी हिमाचल से आ रहा है आपके प्रदेश में, तो उस पूरे पानी पे आपका हक है, पर हरियाणा के हिस्से का पानी आप नहीं देंगे। सर ये तो आपकी पॉलिटिक्स है, ये तो आपकी राजनीतिक समझ है, ये तो आपका फेडरलिज्म है। राष्ट्र की इतनी चिंता आप करते हैं। एक मोर बोलने लग गया था, आप सामने बैठा है मोर। तो साहब ये तो आपने अपने प्रदेश की इकोनॉमी का हाल बनाया है। सर जो पंजाब में जो ज़मीन आज से कुछ साल पहले 1 करोड़ रुपए की 1 एकड़ बिकती थी ना, आज उसको 20 लाख रुपए में कोई नहीं पूछता। मेरे एक मित्र ने जलंधर में आज से 10 साल पहले चोपड़ा वाली कॉलोनी में कपूरथला रोड पे 24 लाख का फ्लैट लिया था, आज से 10 साल पहले। तो 10 साल बाद वो 24 लाख का फ्लैट कायदन तो 50 लाख का हो जाना चाहिए ना। अब उसने कहा चलो 10 साल बाद 24 में ही बेचने लग गया, नहीं बिका। 22 में नहीं बिका, 20 में नहीं बिका, 17 का कर दिया, नहीं बिका। अंत में वो फ्लैट 14 लाख में बिका। ये एकदम सच्ची कहानी है। 24 लाख का लिया हुआ फ्लैट 10 साल बाद 14 लाख में बिका है पंजाब में। ये पंजाब की कहानी है। पंजाब की पूरी रियल एस्टेट बाजार में नेगेटिव ग्रोथ है। 100 रुपये की चीज़ को कोई 50 रुपये में खरीदने को तैयार नहीं है। मेरा एक प्लॉट है जलंधर में, पिछले 10 साल से सेल पर लगा रखा है, आज तक किसी ग्राहक की इंक्वायरी नहीं आई। आज से 10 साल पहले 15 लाख का लिया था, आज कोई 13 लाख भी देने को तैयार नहीं है। 10 साल से सेल पर लगा रखा है। सर ये है आपके पंजाब की इकोनॉमी, उसको आप ये फर्जी एजिटेशंस करके बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है। ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये आढ़तियों का आंदोलन है। ये आढ़तियों के हितों के लिए किया जा रहा आंदोलन है। और मुझे एक बात बताइए ना, मैं सिंघू बॉर्डर एकदम सिंघू बॉर्डर के बगल में ही बैठा हुआ हूं इस समय। सिंघू बॉर्डर के हर एक किसान आंदोलनकारी की जाके दीवार पे देखिए, भिंडरावाले की फोटो लगी है। क्यों लगी है सब? भिंडरावाले का इस किसान आंदोलन से क्या संबंध है? मतलब भिंडरावाले की फोटो लगा के आप पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं किसान आंदोलन में? ऊपर से आपका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि साहब यहां पंजाब में एजुटेशन मत करो, हरियाणा में जाके करो। हमारे
प्रदेश की इकोनॉमी बर्बाद मत करो, हरियाणा की इकोनॉमी बर्बाद करो। आपके सर किसान आंदोलन की पोल पूरे देश में खुल चुकी है। सबको मालूम है ये किसका आंदोलन है और किसके लिए किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है और कौन लोग इस आंदोलन को करा रहे हैं और कौन लोग इस आंदोलन की फंडिंग दे रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। पूरे देश में आपकी पोल खुल चुकी है। और अब तो केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम आपकी फसल तब खरीदेंगे जब आप पूरे एक एक किसान की ज़मीन का ब्यौरा हमें दे देंगे। अब आप कहेंगे कि तो इससे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। सर किसान नहीं बर्बाद होगा, आढ़तिया बर्बाद हो जाएगा। आपको याद होगा पिछले इसी साल अप्रैल में पीयूष गोयल ने कह दिया था कि हर किसान का खाता नंबर दो, हम किसान से फसल खरीदेंगे और पैसे एमएसपी का रेट सीधे किसान के खाते में जमा करेंगे। तो आपकी प्रदेश सरकार बहुत चिल्लाई थी, ये किसान आंदोलन वाले बहुत चिल्लाए थे कि इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं सर, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आने से किसान बर्बाद नहीं होगा, आढ़तिया बर्बाद होगा। आप लोग कहते हो ना आढ़तियों के लिए कि आढ़तिया मौके पे काम आता है। क्या मौके पे काम आता है साहब? 1-2 लाख रुपए जब आपको ज़रूरत पड़ती है एडवांस दे देता है। किसान क्रेडिट कार्ड मौके पे काम नहीं आता। भारत सरकार ने 1 एकड़ का, आधे एकड़ का भी कोई अगर किसान है ना, तो उसको भी एक किसान क्रेडिट कार्ड दे रखा है जिससे आप 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया तो तुरंत जाके बैंक से निकाल सकते हो। तो किसान क्रेडिट कार्ड मौके पे काम नहीं आता। जो बड़े किसान है वो तो 5 लाख 10 लाख रुपया निकाल लेते हैं, उनकी इतनी लिमिट होती है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार ने दिया है वो मौके पे आपको तुरंत 5 लाख रुपया दे देता है, और वो भी सिर्फ 4% ब्याज पे। वो मौके पे काम नहीं आता, आढ़ती आपके मौके पे काम आता है। तब ये झूठ किसको धका रहे हो, किसको बहका रहे हो भैया? हमें मालूम है आढ़ती आपके कितने काम आता है। बिहार से और यूपी से 1300 रुपया क्विंटल धान खरीद के पंजाब को 2100 रुपये में बेचते हो। वो किसान नहीं बेचता था, अब आढ़तिया बेचता है। तो भारत सरकार ने नियम बना दिया कि हम किसी किसान का पैसा किसी आढ़तिये को नहीं देंगे, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। अप्रैल में सरकार ने सख्ती की, आपकी सरकार ने हर किसान को का खाता नंबर दे दिया। अब एक और सख्ती कर दी है कि हम हर किसान की कितनी ज़मीन है इसका रिकॉर्ड हमारे पास जमा कराओ। अगर एक किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो हमें मालूम है ना इस 2 एकड़ में कितना धान होता है, तो हम उतना ही धान उस किसान से खरीदेंगे। बिहार से 10 ट्रक धान खरीद के 1300 रुपये में और 2100 रुपये में बेचने वाला जो धंधा ये आढ़तिये करते हैं, ये किसान के नाम पे ये नहीं चलेगा। तो ये बोले साहब इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं सर, इससे किसान बर्बाद नहीं होगा, इससे आढ़तिया बर्बाद होगा। और ये आढ़तियों ने अपना ये अवैध धंधा बचाने के लिए आंदोलन कर रखा है। किसान तो बेचारा मोहरा बना हुआ है सर। और आप लोग जो ये 113 जगह पे एजिटेशन कर रहे हो सर, ये आप खुद अपनी पंजाब की इकोनॉमी बर्बाद कर रहे हो। पूरे देश और पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हो कि पंजाब एक अराजक स्टेट है और यहाँ पर कोई भी बिजनेस करना, कोई इंडस्ट्री लगाना, कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू डू बिजनेस। तो सब आपने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली है। प्लीज़ भगवान के लिए हरियाणा वालों को, दिल्ली वालों को और यूपी वालों को और बाकी देश को बख्श दो भैया। जो एजिटेशन करना है कनाडा में जाके कर लो ना। आपका आधा पंजाब तो कनाडा में रहता है, तो वहाँ करो ना, वहाँ किसान आंदोलन करो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमरिंदर सिंह जी से इस वीडियो के माध्यम से इतना कि सर हम आपको राष्ट्रवादी समझते हैं, ये राष्ट्रद्रोही बातें मत करो, पूरे देश की चिंता कीजिए अमरिंदर सिंह जी, सिर्फ पंजाब की चिंता मत कीजिए। सर हरियाणा भी आपका ही है, आपका ही छोटा भाई था सर, कल तक आप ही के साथ था। ये देश आपका है, दिल्ली आपकी राजधानी है, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सर। पूरे देश की चिंता कीजिए सर, अकेले पंजाब की चिंता मत करिए। ये एजिटेशन आपके द्वारा कराया जा रहा है, आपकी शय पे हो रहा है, ये आपकी साजिश है इस देश को कमज़ोर करने की। सर ये साजिश बंद कीजिए और इस एजिटेशन को ख़त्म कराइए। आप
से यही एक अपील है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।